सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग का। जैसा कि एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो अगर आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ये एएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अच्छा, ये अभी मैं जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इसके साथ भी आंसर भी बताऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी लिस्ट दे दूं, लेकिन आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर नहीं मिल रहे हैं और वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी स्ट्रेस में रहें, तो इस वजह से हम क्वेश्चन के साथ आंसर को भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला वो हमारा क्वेश्चन है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्या होता है, ये प्राइमरी हेल्थ का क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है और शॉर्ट टाइप में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, औषधि प्रशासन के सिद्धांत क्या हैं। बच्चों के बीच घरेलू दुर्घटनाओं, ये तो 6वां क्वेश्चन है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि बच्चों के बीच घरेलू दुर्घटनाओं की रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है। तो बच्चों में घर के हादसों को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, इसको आपको लिखना है। प्रिवेंशन ऑफ होम एक्सीडेंट एमॉन्ग चिल्ड्रन। तो देखिए, रसोई से सबसे पहले सावधानी क्या बरतनी है। आपकी सबसे पहली हेडिंग रहेगी कि रसोई में सावधानी। तो रसोई में जो चाकू वगैरह होते हैं वो बच्चे के पहुंच से दूर रखना चाहिए, और गर्म भोजन और बर्तनों को भी बच्चों से दूर रखना चाहिए। रसोई में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम में कौन सी सुरक्षा करना चाहिए कि फिसलने से बचने के लिए बाथरूम में एंटी स्लिप मैप का उपयोग करना चाहिए, और बाल्टी और टब में पानी भरकर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसमें बच्चे के डूबने का खतरा रहता है। टॉयलेट क्लीनर और अन्य रसायन को भी बच्चों से दूर रखना चाहिए, नहीं तो वो लोग पी लेते हैं। इलेक्ट्रिक उपकरण और सॉकेट, इसमें भी जैसे कि बच्चों की पहुंच से ये भी दूर रखना चाहिए। फर्नीचर और अन्य सामान, तो फर्नीचर को स्थिर रखें ताकि बच्चे उस पर चढ़ने से गिरे नहीं। तेज किनारों वाले फर्नीचर पर कॉर्नर गार्ड लगाएं और खिड़की पर ग्रिल या सेफ्टी लॉक लगाना है। दवा रसायन का यही काम करना है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, नहीं तो बच्चे जो होते हैं वो दवा को पी लेते हैं। खिलौनों की सुरक्षा, तो बच्चों को ऐसे खिलौने दो जो उनकी उम्र के अनुसार सुरक्षित हो। और सीढ़ी और बालकनी से क्या सुरक्षा करना है, तो सीढ़ियों पर गेट लगाएं और बालकनी में सेफ्टी ग्रिल लगवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच क्या अंतर होता है। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच मुख्य अंतर यह है कि सक्रिय प्रतिरक्षा तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को आपको किसी बीमारी से बचने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब होती है जब शरीर किसी अन्य व्यक्ति या जानवर से एंटीबॉडी प्राप्त करता है। मतलब सक्रिय का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो खुद से ही रिलीज करती है। जैसे कि कोई बीमारी आपको हुई, जैसे मान लो चेचक हो गया, आपको वो बीमारी एक बार हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अब अगली बार जब चेचक होगा तो आपकी अंदर जो है एंटीबॉडी जो पहले से ही प्रेजेंट है, वो जैसे ही कोई फिर से चेचक का आपके अंदर वायरस आएगा तो आपके अंदर की जो एंटीबॉडी है वो उसको किल कर देगी। और दूसरा जो होता है वो होता है निष्क्रिय जो होता है। तो इसमें निष्क्रिय में क्या होता है कि अन्य व्यक्ति या जानवर से जो एंटीबॉडी मिलती है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति और जानवर के द्वारा जो मतलब एंटीबॉडी मिलती है जो बाहर से लगवाया जाता है, तो उसको हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सक्रिय प्रतिरक्षा के प्रकार क्या होते हैं। तो सक्रिय जो प्रतिरक्षा होता है उसमें जब कोई एक होता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जब कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से रोगजनक जैसे बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आता है तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी बनकर उसे नष्ट कर देती है, जो कि मैंने चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल लेकर आपको बताया। और कृत्रिम क्या होता है कि जब व्यक्ति को टीका दिया जाता है, इसमें निष्क्रिय कमजोर रोगजनक होते हैं, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जब आप टीका लगवाते हैं, जो बचपन में टीका लगता है और उसके थ्रू जो आपको एंटीबॉडी मिलती है उसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा वह प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर को तैयार एंटीबॉडी प्रदान की जाती है, यानी शरीर स्वयं एंटीबॉडी नहीं बनाता है। यह प्रतिरक्षा तुरंत सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन इसका प्रभाव थोड़े कम समय के लिए रहता है। मतलब ये पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये शरीर के द्वारा नहीं बनती है, बल्कि बाहर से इसको देना पड़ता है।
निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि प्राकृतिक निष्क्रिय, जो कि माँ के स्तनपान एंटीबॉडी, मतलब माँ जब ब्रेस्ट फीड करवाती है उससे प्राप्त होता है। यह एक प्रकार की प्रतिरक्षा है जिसमें एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि माँ के ब्रेस्ट फीड से मिलता है। और दूसरा क्या होता है कि एक होता है कि प्राकृतिक, और एक होता है कि एक कृत्रिम, आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, जैसे कि रेबीज हो गया, रेबीज के काटने के बाद जो लगता है, सांप के काटने के बाद टेटनस जैसी बीमारियों के लिए इम्यूनोग्लोबिन का जो उपयोग किया जाता है, ये सब होता है और ये अल्पकालिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे का अधिकार, राइट्स ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे के अधिकार के बारे में लिखना है। तो एक बच्चे के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो बाल अधिकार बच्चे के वे मौलिक अधिकार हैं जो उनके विकास, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता के तहत मान्यता प्राप्त है, जो कि 1989 में आया था। कि बच्चों के लिए भी कुछ उनके राइट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चे के कोई राइट्स नहीं होते, तो बच्चों के भी राइट्स होने चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो बच्चों के हैं। तो बच्चों के मुख्य अधिकार हैं वो हैं कि जीवन जीने का अधिकार, पोषण और स्वास्थ्य और स्वच्छता का अधिकार होना चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, मानसिक, शारीरिक और तो जैसे कि हो गया संरक्षण का अधिकार, किसी भी प्रकार की शोषण, बाल मजदूरी, दुर्व्यवहार और तस्करी से बचाव करना है, आपदा या युद्ध के समय विशेष सुरक्षा, बाल विवाह और यौन शोषण से सुरक्षा। तो ये सब होते हैं बच्चों के अधिकार। और सहभागिता का अधिकार, जैसे कि अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार बच्चों को भी होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार बच्चों को भी होता है, जानकारी और विचार साझा करने की स्वतंत्रता भी बच्चों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब शरीर रक्षा तंत्र। शरीर रक्षा तंत्र क्या है। तो देखिए, शरीर रक्षा तंत्र मतलब होता है कि शरीर की रक्षा प्रणाली में प्रतिरक्षा प्रणाली और प्राकृतिक बाधाएं शामिल हैं जो शरीर को हानिकारक पदार्थों से बचाती हैं। वो क्या है, जैसे कि इम्यून सिस्टम हो गया, कोशिकाएं और प्रोटीन की एक जटिल प्रणाली जो एंटीजन को पहचानती है और नष्ट करती है। मतलब जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी एंटी पार्टिकल्स आता है तो जो हमारी बॉडी होती है वो पहचानती है कि हमारे लिए लाभदायक क्या है और हमारे लिए खतरनाक क्या है। तो वो क्या करती है कि वो पहले से ही एक्टिव फॉर्म में रहती है और जाकर जितने भी ऐसे होते हैं कि बाहर से आए रहते हैं एंटीजन, उनको किल्ड करने का कार्य करती है। तो यही होता है इम्यून सिस्टम, इसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं कि बुकेज लैंग्वेज में क्या है। तो अन्य बैक्टीरिया पदार्थों का सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ, प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की प्राकृतिक बाधाओं को पार कर आने वाले जीवाणुओं को पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC और एंटीबॉडी का उपयोग करती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है त्वचा मतलब सबसे पहले अगर कोई भी बैक्टीरिया आता है तो सबसे पहले उसको त्वचा से लड़ना पड़ता है। तो त्वचा जो होती है वो एक जल रोधी अवरोध जो बैक्टीरिया को मारने वाले गुणों वाला तेल स्रावित करती है। जो हमारे हाथ में, हमारे फेस पे ऑयली आता है फेस, तो वो भी एक प्रक्रिया होती है जो कि अगर कोई भी बैक्टीरिया आता है तो उनको मारने का वो कार्य करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि श्लेष्मा झिल्ली फेफड़ों में जमा बलगम बाहरी कणों को फंसा लेता है तथा छोटे बाल सीलियाँ बलगम को ऊपरी ओर हिलाते हैं ताकि उसे खासकर बाहर निकाला जा सके। आप देखते हैं जब कुछ ऐसे आप हवा चलता रहता है और क्या होता है अंदर कुछ चला जाता है तो हमें बहुत तेज़ी से खांसी आती है। तो खांसी आने का मतलब यही रहता है कि जिससे कि जो भी एंटी पार्टिकल्स आए हैं वो बाहर निकल जाएं। पेट का एसिड अधिकांश सूक्ष्म जीवों को मार सकता है और आंसू इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। तभी कहा जाता है कभी कभी आंसू गिराना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुखार को परिभाषित करें और बुखार के चरणों का वर्णन करें। तो बुखार क्या होता है। बुखार ऐसी नहीं है कि कोई बीमारी होती है, बल्कि जो भी हमें बीमारियां होती हैं उसके एक सिम्टम्स के रूप में हम बुखार को जानते हैं। बुखार कोई बीमारी नहीं है बल्कि सिम्टम्स होता है। ठीक है। बुखार जिसे ज्वर पायरेक्सिया भी कहा जाता है, जब शरीर का तापमान सामान्य 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़कर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो जाए, या अस्थायी वृद्धि को बुखार कहते हैं। यह आमतौर पर संक्रमण या बीमारी के कारण होता है। मतलब ये एक बीमारी का सिम्टम्स होता है, ना कि कोई बीमारी होती है ये। ठीक है। बुखार के चरण क्या होते हैं। बुखार के 3 मुख्य चरण होते हैं, जैसे कि प्रारंभिक चरण जिसको ऑनसेट स्टेज कहते हैं, या बुखार की शुरुआत का चरण होता है जब शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। इसमें क्या विशेषताएं होती हैं कि ठंड लगता है, कपकपी आता है, महसूस होता है क्योंकि शरीर का सेट पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। रोंगटे खड़े हो जाना, मांसपेशियों की गतिविधि बढ़ जाना जिससे गर्मी उत्पन्न हो जाती है, और त्वचा का पीला पड़ना, ये सब होते हैं प्रारंभिक चरण में।
नेक्स्ट है कि उच्च तापमान चरण, जिसको स्टेडियम ऑफ प्लेट्यू स्टेज कहते हैं, यह अवस्था वह अवस्था होती है जब शरीर का तापमान अपने नए सेट पॉइंट तापमान पर स्थिर हो जाता है। और इसमें विशेषताएं क्या होती हैं कि शरीर गर्म महसूस करता है, त्वचा गर्म और शुष्क हो जाती है, पसीना नहीं आता है, रोगी को अत्यधिक कमजोरी और थकान का महसूस होता है। और नेक्स्ट क्या होता है कि अवरोही चरण, जिसको डिफरेंशिएटिव स्टेज कहते हैं, यह वह चरण होता है जब शरीर का तापमान समान स्तर पर लौटने लगता है, मतलब फिर से जो स्टेज था उसी स्टेज पर फिर से वापस लौटने लगता है। तो इसमें पसीना आने लगता है, त्वचा का लाल होना, शरीर से गर्मी का उत्सर्जन होना और रोगी को हल्की राहत महसूस होता है। तो जैसे आप लोग कहते हैं ना कि क्या करो, दवा खाकर कंबल ओढ़ के सो जाओ, अभी पसीना आ जाएगा तो बुखार उतर जाएगा। तो ये वही स्टेज होता है कि बुखार आने के बाद जब पसीना आने लगता है तो ये जो बुखार होता है वो उतरने लगता है, उसी को ही हम अवरोहण स्टेज कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि प्रशासन के सिद्धांत क्या होते हैं। तो औषधि प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो दवाओं के प्रशासन के सिद्धांत, मरीज को सही दवा सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर देने के लिए बनाए गए हैं। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि दवा का उपयोग जो है वो सुरक्षित रहे और प्रभावी रहे। आप लोगों को भी पता है कि दवा के जो 5 सिद्धांत होते हैं, जिसमें कि होता है सही दवा देनी है, सही तरीके से देना है, सही मात्रा में देना है, सही समय पर देना है। तो इसकी क्या क्या, इसके अंदर भी हम जान लेते हैं कि सही दवा क्या होता है। मतलब यह है कि सही दवा का चयन और उसका नाम, लेवल और प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसको ध्यान में जांचना है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर 2-4 पेशेंट रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरी दवा दूसरे पेशेंट को दे रहे हैं, तो ऐसे में गलती हो सकती है, तो काफ़ी खतरे वाला काम हो सकता है। सही मरीज, मतलब आप दवा देने से पहले मरीज की पहचान सुनिश्चित करें कि मरीज का नाम वही है। सही खुराक, डॉक्टर द्वारा निर्देशित खुराक का पालन करना है और सही मात्रा में सही तरीके से देना है। ऐसा नहीं कि अगर डॉक्टर 2 ड्रॉप बोला है तो आप उसकी जगह पे 4 ड्रॉप दे रहे हैं। जितने तरीके से बोला है डॉक्टर ने कि हाँ इस टाइम पे ये दवा देनी है, उसी टाइम पे वो दवा को देना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि सही समय, तो सही समय, दवा का निर्धारित समय, वही बात हुई ना कि जैसे कि ये ऐसा नहीं करना है कि अगर दवा लिखा है कि दोपहर में देने के लिए और आपको लेट हो गया तो आप शाम को दवा दें। जो टाइम उस पर नोट हो उसी टाइम में देना है। नेक्स्ट है कि सही मार्ग, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, दवा देने का सही तरीका चुनना है कि मौखिक देना है या फिर इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर देना है। जब जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसे नर्सेस होती हैं, तो कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, इंट्रावेनस देने की जगह वो इंट्रामस्कुलर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस वजह से 2-3 बार पहले पूछ लेना है कि किस तरीके से दवा को देना है। फिर है कि राइट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि दवा देने के बाद उसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड करना है और जैसे दवा का नाम, समय, खुराक और तारीख, ये सब भी नोट करनी है। फिर है कि मरीज की सही प्रतिक्रिया, दवा देने के बाद मरीज की प्रतिक्रिया और प्रभाव का भी मूल्यांकन करना है कि हाँ हमने जो दवा दिया है उसके बाद मरीज को ऐसा तो नहीं है कि ईचिंग हो रहा है या फिर कोई इसके साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, इस सब को भी नोटिस करना है। नेक्स्ट है कि सही शिक्षा, मरीज को दवा के उपयोग और दुष्प्रभाव और सावधानियों के बारे में जानकारी देनी है, क्योंकि कभी कभी कोई दवा होती है जिसके साइड इफेक्ट रहते हैं जो कि मरीज को नहीं पता रहता है, तो मरीज को ये सब चीज़ें बता देनी है। ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि दवा की समाप्ति की तिथि को सबसे पहले देखना, एक्सपायरी डेट जो होता है उसको सबसे पहले चेक करना है, एलर्जी को चेक करना है और हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। और अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन और जितने भी शॉर्ट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज अभी मुझे जाना है क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो मेरी रनिंग है, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं कल की वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको बताने की कोशिश करूँगी। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर नोट कर लेना, जैसा भी आपको सही लगे। बाकी कल की वीडियो में और हम क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से प्राइमरी हेल्थ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।